दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो वैश्वीकरण और पर्यटन से संबंधित है, ग्लोबलाइजेशन एंड टूरिज्म। तो जैसा आपको मालूम होगा कि ग्लोबलाइजेशन से संबंधित मैंने वीडियो विस्तारित रूप से दिया है। जो देखे होंगे वो समझ गए होंगे ग्लोबलाइजेशन में। तो ग्लोबलाइजेशन और टूरिज्म का रिलेशन कैसे है, जिस प्रकार से मैंने एक वीडियो दिया है जिसमें आपका बहुत ही सहयोग स्नेह प्यार मिला है, वो वीडियो हमारा मानव और वातावरण के बीच का संबंध है। ठीक उसी प्रकार से हम इस वीडियो में देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के द्वारा पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिला है, ग्लोबलाइजेशन से पर्यटन को कौन कौन से फायदे हुए हैं और ये हमारा जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये हम जो है मिला करके वैश्वीकरण के साथ में पर्यटन को देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले चलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एंड टूरिज्म है तो सबसे पहले थोड़ा बहुत भी इस पर चर्चा कर देता हूँ। विस्तारित रूप से जिन्हें देखना होगा वो हमारा ग्लोबलाइजेशन का स्पेशल वीडियो पर आप जाएंगे और वहां मिल जाएगा आपको। तो ग्लोबलाइजेशन को देखें तो मुख्य रूप से ये अंग्रेजी भाषा के ग्लोबल शब्द से बना हुआ है। सीधे तौर पर अंग्रेजी भाषा के ग्लोबल शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ गोल या पृथ्वी होता है। तो पृथ्वी कैसी है? गोल है। आप देखे होंगे ग्लोब को, तो हमारी पृथ्वी गोल है और उस गोल पृथ्वी में पूरी जो है हमारा सभी महादेश आपस में सटे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से अब हम कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो ग्लोबल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गोल या पृथ्वी, तो क्या है? पूरे विश्व को समाहित करने वाला है ग्लोबलाइजेशन है, या पूरे विश्व को एक में मिलाने वाला है ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है, तो ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका हम देखते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य इसका है कि एक देश से दूसरे देश को, विश्व के कई देशों को कोरिलेट करना, मिलाना है। कई इसमें जो है इसके उद्देश्य छुपे हुए हैं। वो उद्देश्य को देखते हैं हम लोग। क्या है कि विभिन्न देशों के बीच व्यापार का संबंध को मजबूत करना, व्यापारिक संबंध को बनाता है। उसके बाद क्या है? निवेश करना। आपके पास पूंजी है, आप निवेश करें। फिर क्या है? पर्यटन, पर्यटन को जो है बढ़ावा देता है। फिर जो है प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार, शिक्षा, संगठनात्मक विकास और साझा सांस्कृतिक का एक मजबूत जो है मानचित्र को प्रस्तुत करता है। वो हमारा वैश्वीकरण का उद्देश्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि व्यापार, निवेश, पर्यटन और क्या है, प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार, शिक्षा, विकास आदि और साथ साथ हमारी संस्कृति, ये सभी को एक में समाहित करना है हमारा ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य है। यहाँ स्पष्ट हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है उसमें हमारा पर्यटन की बात आई। तो जहां तक देखें कि भारत में हमारा पर्यटन की बात है, तो भारत के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में भारत तीव्र गति से विकास कर रहा है। हालांकि विश्व में अभी भी पीछे है, लेकिन एक अच्छा जो है जगह बनाए हुए हैं और विश्व में पर्यटन स्थल की जानकारी एवं वहां पहुंच को जो है बनाने का जो काम कर रहा है वो हमारा कौन कर रहा है? ग्लोबलाइजेशन। यदि ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो पूरे दुनिया में कहां कहां हमारे पर्यटक स्थल है वो हमें जानकारी नहीं होती। वो हमारा उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सूचना और संचार के माध्यम से ये हमें ग्लोबलाइजेशन के तहत टूरिज्म से संबंधित बातें पता चलता है। और इसमें हम देखते हैं कि दुनिया के कौन से देश में सबसे खूबसूरत जगह है जहां जो लोग घूमने जाएंगे। ये हमारा ग्लोबलाइजेशन पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। तो कोरिलेट करके मैं बतला रहा हूं दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है तो इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? यहाँ हमने देखा कि
कि उद्देश्य जो है कई देशों के संबंध को, व्यापार को, पर्यटन को, प्रौद्योगिकी को, सूचना संचार, शिक्षा, संगठनात्मक विकास और उसकी संस्कृति को एक में जोड़ने का काम करता है। इसकी यही एक मजबूत विशेषता है। तो सबसे पहले विशेषता जो है क्या, जैसा कि मैंने कई बार भी अपने वीडियो के माध्यम से दिया है कि मोबाइल वाले प्रचार करते थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये पूरी दुनिया जो खुली हुई है उसे क्या कर रहे हैं हम, ग्लोबलाइजेशन के तहत एक मुट्ठी में इसे जो है बंद किए हुए हैं। यानी जो भी विश्व के जितने भी देश जहां फैले हुए हैं सभी जगह लोगों की पहुंच हो गई है। तो ये हम पहुंच जो हो गया उससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हुई है, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हुई है। ये हमारा जो है महत्वपूर्ण जो है ये विशेषता हुआ। उसके बाद क्या है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं जो है वो क्या हो गई है, खुल गया है। क्यों खुल गया है और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि क्यों हो गई है, अब थोड़ा सा इस पर जो है तर्क वितर्क करते हैं। कारण कि हमारे विश्व में यदि देखा जाए तो विश्व में सभी जगह एक प्रकार के मौसम नहीं पाए जाते हैं। हर एक समय हर एक जगह का जो है मौसम में परिवर्तन होता है। तो फलस्वरूप लोग जहां अनुकूल वातावरण होता है उस जगह को जाते हैं, प्रतिकूल वातावरण को छोड़कर। वही कारण है कि एक दूसरे से एकता बनी हुई है और अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, मजबूत होते जा रही है। उसके बाद क्या है कि विश्व व्यापार में काफी वृद्धि हो रही है। जिनके पास पैसा है वो दूसरे देश में जो है उद्योग को लगा रहे हैं। जैसे हमारे देश में भी जो है कई देशों की कंपनियां काम कर रही है। वो क्या है कि विश्व व्यापार के माध्यम से जो है वृद्धि कर रहा है, अपने पूंजी को बढ़ा रहा है और उससे क्या है हमारे देश में लोगों को कार्य के बदले सुविधाएं मिल रही है और साथ में जो है सेवा का लाभ और आर्थिक धनोपार्जन की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद क्या है कि विचारों और तकनीकों की जो है विनिमय प्रणाली में वृद्धि हो रही है, हमारी संस्कृति में वृद्धि हो रही है। ये हमारी विशेषताएं हैं। और क्या है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या, अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए नए जो है सेवाएं करने को मौका मिल रहा है। यानी नई चीज जो आपको स्थापित करना है अपने देश में संभव नहीं हो पा रहा है, वो आप दूसरे देश में लगा लें यदि वो आपके लिए अनुकूल वहां पर वातावरण, सुविधाएं, सरकार का जो है न्योता है, तो आप वहां जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति को प्राप्त कर सकते हैं। और संचार साधन के द्वारा, ये जो संचार साधन है, एक छोटा सा आप देख रहे होंगे ये मोबाइल नहीं, एक छोटा सा मोबाइल जो है पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में कर लिया है और पूरा विश्व जो है क्या हो गया है, एक गांव बन गया है। यहां से हम लगा रहे हैं फोन, अमेरिका बात हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया बात हो रहा है, जापान बात हो रहा है, रसिया बात हो रहा है। आने चंद मिनटों में पूरी दुनिया एक जगह आ रही है और जो पूरी दुनिया जो बिखरी हुई थी वो क्या हो गई है, सिमट करके जो है एक गांव के रूप में हो गया है, एक वैश्विक गांव के रूप में। जिस प्रकार से जो है हमारे वेगनर महोदय ने कहा था कि ये जो है हमारे क्या थे, हमारी जो पृथ्वी थी वो स्थल खंड और जलखंड दो भागों में बटी हुई है। उसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से, कि कैसे एक दूसरे से जो सटे हुए थे वो दूर चलते गए हैं। लेकिन वहां वो बिखराव की बात किया, कहीं ना कहीं वो जो है हमारा एक समय था वो एक साथ में सटा हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड और अंगारा जो है हमारा, उसमें जो है क्या हुआ, दूरियां बढ़ते गई और फलस्वरूप जो है कई महाद्वीप बन गए। हालांकि वो उसका काम जो है एक में समेटने का हमारा जो है ये विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों ने संभव बना दिया है। इस प्रकार से जो है हमें कई प्रकार के फायदे हो रहे हैं उससे, कि विश्व में पर्यटक कहीं भी, ये हमारे पर्यटन के माध्यम से विश्व में पर्यटक कहीं भी आसानी पूर्वक जा रहे हैं। कारण क्योंकि उनके पास संचार माध्यम और सूचना जो है प्रौद्योगिकी काफी तेजी गति से फैल गया है। इसलिए घर बैठे उच्च प्रौद्योगिकी की जानकारी
आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब भारत के संदर्भ में थोड़ा सा मैं बातें करना चाहता हूं दोस्तों। तो भारत के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो भारत भी पर्यटन की दृष्टि से वो पीछे नहीं है, पर्यटकों को बढ़ावा देने में यह पीछे नहीं है। यदि देखा जाए तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे जो है यहाँ पर भारत जो है जो पर्यटकों को लुभाने का काम करने वाला जो वीजा होता है वो 72 घंटे के अंदर दे देता है। आपको भारत में कहीं भी भ्रमण करने की बात है तो आप भारत सरकार का जो है यहाँ से जो है रेफरेंस लीजिए, आपको 72 घंटे के अंदर में न्योता देगा कि आप आइए और हमारे देश में घूमने का काम कीजिए। हालांकि इससे तेज यानी हमारे देश से तेज फ्रांस और जर्मनी काम कर रहे हैं, वो भी 72 घंटे के अंदर जो है हमसे भी पहले वो फ्रांस और जर्मनी अपने लोगों को नेता दे रहे हैं कि आइए और हमारे देश में जो है भ्रमण कीजिए। ठीक इसी प्रकार से भारत जो है 72 घंटे के अंदर एक वीजा देता है अपने यहाँ भ्रमण करने का, और वो भी वीजा हमारा बहुत ही सस्ता है। कैसा है? सस्ता है। यदि सस्ते में कहा जाए तो भारत का नंबर तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में आता है जो सबसे सस्ता वीजा देता है। और यदि पहला नंबर में कहा जाए तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नंबर आता है पहला मुल्क में। और यहाँ पर देखते हैं सस्ता की बात हो गई तो यदि सबसे महंगा है, आपके पास पैसे हैं और अच्छे खूबसूरत जगह को देखना है तो आपको कहाँ न्योता दिया जा रहा है? आप स्विट्जरलैंड को जाएं, क्योंकि सबसे महंगा वीजा वहीं का बनता है और सबसे खूबसूरत जगह है। तो चूंकि वीजा की बात आई तो थोड़ा सा हम जो है देखते हैं यहाँ से क्या कि वीजा से संबंधित जो बात आ गई तो क्या है कि वीजा देने का जो है भारत ने बढ़ावा 2010 से दिया कि आइए हमारे यहाँ स्वागत है, आप हमारे यहाँ घूमिए। उसमें क्या 12 देशों को शामिल किया गया, जिसमें सिंगापुर, जापान, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, म्यांमार, लाओस, दक्षिण कोरिया आदि जो हमारे प्रमुख देश हैं, इन्हें जो है बोला गया कि आओ आपको मैं न्योता दे रहा हूं। और अब देखिए यदि देखा जाए तो 2022 में हमारे देश में पर्यटकों की बाढ़ से आ गई है मित्रों। 2022 में जो है 61.9 लाख 61.9 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए एक साल में। और यदि अपने देश की बात कहा जाए तो अपने देश भी इसमें पीछे नहीं रहा। लगभग जो है 56-57 लाख जो है लोग हमारे देश के भी जो है यहाँ आए। और यदि वीजा की बात आ गई, क्योंकि सबसे सस्ता वीजा हमारा दुनिया में तीसरा नंबर पर भारत देने वाला है, तो वीजा की बात आई तो वीजा जारी जो 2023 में किया गया वो तो 23 तक जो है हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार यदि देखा जाए तो 26 देशों को ई वीजा प्रदान करता है। कितने देशों को? 26 देशों को जो है ई वीजा प्रदान करता है। और वो क्या करता है? पर्यटकों को अपने ओर खींचने का काम करता है, वो पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करता है। फिर भी भाई एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के धरोहर हैं, एक से एक हमारे यहाँ दर्शनीय स्थल हैं, बड़े बड़े दुर्ग हैं, प्रकृति से भरा पड़ा है, फिर भी हम पिछड़े हुए हैं। कैसे? यदि आप अरब कंट्रीज को देखें और यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो ये अरब कंट्रीज जो है बालू के रेत दिखा करके लोगों से रकम वसूल रहा है। यानी दर्शनीय स्थल जो है रेगिस्तान को महत्वपूर्ण माने हुए है और जिस कारण जो है क्या कर रहा है वो पर्यटकों को बढ़ावा दे रहा है। सोचिए, बालू दिखा करके पैसा खरीद रहा है, पैसा कमा रहा है। वहीं आप देखें भारत की बात हुई तो भारत में एक से एक ऐतिहासिक इमारत है और किसी से कम नहीं है। लेकिन भारत क्या लगा हुआ है, चाहे पहले की सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, निजीकरण में लगा हुआ है, बेचने में लगा हुआ है। जो चीज है इसके पास बेच दो। तो आप पर्यटक को बढ़ावा क्या देंगे? आप तो निजीकरण पर बल दे रहे हैं। यही कारण है अब अमेरिका की बात आ रही है
अमेरिका के पास कोई ऐसा इतिहास नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा उद्योग जो है पर्यटन का उद्योग अमेरिका चला रहा है। बोले आओ मेरे यहाँ घूमो यार, सारे चीज मैं सुविधा दूंगा। लेकिन भारत के पास सबसे ज्यादा है वो निजीकरण में लगा हुआ है। बेच दो, सारे चीजों को बेच दो, सारे चीजों को जो है प्राइवेट कर दो, निजीकरण कर दो, तो क्या होगा? इस प्रकार से तो हम फिसड़ी में आ जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि भारत में यदि देखा जाए तो पर्यटकों को जो बढ़ावा मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, तो वो हमारा सुविधा और साधन कई प्रकार के मुहैया किया गया है। ये हमारे प्रमुख कारक हैं जो पर्यटकों को भारत में प्रोत्साहित कर रहा है कि आओ हमारे यहाँ घूमो और मैं तुम्हें जो है अच्छे अच्छे चीजों को दिखाऊंगा जो बिल्कुल प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति आधारित है, हमारे पुरखों ने बना रखा है, हमारी धरती अनोखी है। लेकिन क्या ये सुविधा और साधन है? तो कारण है हमारे यहाँ क्यों टूरिस्ट सबसे ज्यादा आ रहे हैं? तो तीव्रगामी परिवहन की सुविधा होने के कारण हमारे यहाँ जो है पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं। हवाई जहाज से तुरंत पहुंच जाते हैं दूसरे देश से हमारे देश में, और वीजा हमारे यहाँ तो 72 घंटा में तैयार है, आप आइए और तुरंत वीजा लीजिए। और हमारे देश में तीव्रगामी परिवहन की व्यवस्था है, इसलिए हमारे देश में जो है पर्यटकों में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ देखिए आवासीय सुविधा, रहने के लिए भी विदेशियों को रहने के लिए, पर्यटकों को रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक से एक डिलक्स, लग्जरी, 5 सितारा, 4 सितारा आदि कई प्रकार के होटल आपको मिलेंगे। जिस प्रकार की सुविधा को आप देखें सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं। और यहाँ पर फिर देखते हैं कि ये जो बातें थी, जो वीजा बनाने की थोड़ा सा मैंने बात बोला था कि वीजा बनाने का जो था कुछ जगहों को जो है था, अब उसमें क्या था? अब क्या है कि वीजा जो बनता था तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर ही वो यात्री रुकते थे, उतरते थे। उसमें क्या था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। वहीं पर हमारे लोग आते थे, पर्यटक लोग आते थे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही। अब क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वीजा जो हमारा दे रहा है उसमें जो है पीछे नहीं है, बोलो कि आओ जिसे भी आना है वीजा ले जाओ। यहाँ पर हमने देखा कि 2010 में जो है 12 देशों को जो है बुलाया, न्योता दिया कि आप आइए और जो हमारे यहाँ से वीजा लीजिए। और यहाँ हमने देखा कि वीजा जारी करने में जो 2023 में हमने देखा कि 26 देशों को जो है 26 कंट्रीज को जो है ई वीजा प्रदान करता है हमारा देश। यहाँ हमने देखा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा कि ये तीसरे नंबर में हमने सुविधा देखा कि वीजा बहुत जल्दी मुहैया कराया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पर्यटकों को जो है आने में दिक्कत नहीं होती है। पर्यटक हमारे यहाँ जो है खींचे चले आते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या है, संचार सुविधा। पर्यटक आएंगे भाई तो संचार की व्यवस्था तो होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया वैश्वीकरण जो हो गया है तो ग्रामीण रूप में हो गया है। एक ग्राम में देखिएगा कि एक ग्राम में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, कई समुदाय के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी मिल करके रहते हैं। छोटा गांव है तो जो है दूसरी जातियों की संख्या कम होती है, बड़े गांव है तो ज्यादा होती है, लेकिन सब जो है क्या होते हैं, संगठित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं देख रहा हूं कि हमारे देश में जो है पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए संचार सुविधा बिल्कुल स्वतंत्र है। आइए और जो है आप सुविधा लीजिए। इसीलिए हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से पर्यटकों को बढ़ावा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो है घर बैठे विदेशी पर्यटक भारत के जो है महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल को देख लेते हैं और डायरेक्ट जो है उसी जगह से जो है अपना वीजा बनाते हैं और जिस जगह में रुकना होता है वही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रुकते हैं और वहां से जो है भ्रमण करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या कि पर्यटन प्रदर्शनी पर्यटकों को लुभाने के लिए समय समय पर क्या करता है, पर्यटकों को
लुभाने के लिए विदेशियों को बुलाता है। सुविधा में इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल आदि की सुविधा जो भी है, उन्हें सारी सुविधाएं भारत सरकार के माध्यम से मिलता है। और वो क्या है, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से देखें तो बढ़ती हुई संचार सुविधा के कारण पूरे विश्व को एक ग्राफ के रूप में, ग्राफ देखे है ना, ग्राफ के रूप में खड़ा कर दिया है कि कौन जगह में सबसे महत्वपूर्ण जो है हम दर्शनीय स्थल है, वहां की टिकट लेते हैं। किस जगह में सबसे ज्यादा सुगम जो है हमें वीजा की प्राप्ति होगी, वहां का हम जो है यात्रा करते हैं। इस प्रकार जो है क्या है कि ये जो सुविधाएं हैं, इंटरनेट की सुविधा, टेलीविजन की सुविधा, मोबाइल की सुविधा, ये लोगों को समझने में बल प्रदान करता है। अब आगे हम देखते हैं नंबर 4 कि पर्यटन प्रदर्शनियां समय समय पर पर्यटकों को लुभाने के लिए हमारे भारत सरकार ने पर्यटक को बुलाने के लिए विदेशियों को बुलाता है और अपने देश का जो है कर्तव्य दिखाता है। देश विदेश के लोगों को बुलाता है और उसमें जो है पर्यटन से संबंधित अपना नृत्य, गान आदि आदि चीजों को वो लुभाने के लिए करता है। और इस प्रकार हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं। और यहाँ पर यदि देखा जाए कि हमने जो है यहाँ थोड़ा सा यहाँ पीछे हट गया मैं, कि वीजा की बात आई थी, यहाँ देख भी लें तो 2010 के बाद समय में हमने देखा कि 12 देशों को वीजा दे रहा था, लेकिन 15 अगस्त 2013 में यदि देखें तो बेंगलुरु, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम को भी जो है बोला कि नहीं, अब ठहराव के लिए जो है अब वहां भी जाओ, यहाँ से भी वीजा तैयार होगा तुम्हारा और जो है तुम आसानी से घूम सकते हो। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये तो बातें हो गई। अब यहाँ से जो है पर्यटकों से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है। हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ते जा रहा है। 2014 में यदि देखा जाए तो 9.6% की वृद्धि हुई, वहीं 2015 में देखा जाए तो 15.1% की वृद्धि हुई। इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ोतरी होते जा रही है और हम जो है पर्यटकों को लुभाते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हमने जो देखा एक महत्वपूर्ण बात, इसमें एक समाहित है कि भारत में जो पर्यटक आ रहे हैं तो पर्यटक आने से जो है हमारे देश में रोजगार के लिए एक न्योता आ गया है। देश में रोजगार में के जो है अवसर खुल गए हैं और पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पर्यटकों के माध्यम से भारत के लोगों को कई प्रकार के रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। और क्या है कि रोजगार के जो साधन हैं वो हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आज मैंने जो है ग्लोबलाइजेशन एंड टूरिज्म से संबंधित वीडियो दिया। दोस्तों कैसा लगा आप हमें जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।